असलकुम वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। जिस तरह आप लोग जानते हैं हमने ऑलरेडी बेसिक्स ख़त्म कर दिए हैं। जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने ख़त्म कर दी है। जिस तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स, जिस तरह से फार्माकोडायनेमिक्स, वो सारा जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे रिलेटेड टू दी एग्जाम्स एंड रिलेटेड टू दी फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्माकोलॉजी में हम मेनली जो चीज़ें डिस्कस करते हैं वो ड्रग ही होते हैं। लेकिन उसके लिए कभी कभार हमें मतलब उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बेसिक्स को कवर करना है, फिर उसके बाद ड्रग्स पे आना है। तो इस तरह से हमने बेसिक्स को तो कवर कर लिया है। आज जो है ना हम ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे, और ड्रग्स में से जो हमारा पहला ड्रग होगा वो कौन सा ड्रग होगा, वो एनाल्जेसिक हो। अब एनाल्जेसिक्स क्या चीज़ है, एंटीपायरेटिक्स क्या चीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या चीज़ होती है, वो सारे हम क्लियर करेंगे। आज हम इसकी बेसिक डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पेन जो है ना उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे और फिर उसके बाद ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेपरेट लेक्चर्स में। अच्छा, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एनाल्जेसिक्स, वो ड्रग्स जो पेन के लिए यूज होते हैं उसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं जो एनाल्जेसिक्स भी होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक ड्रग को हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स, क्लियर है। इसके अलावा एक होते हैं एंटीपायरेटिक्स, वो ड्रग्स जो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। जो टेम्परेचर को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। एंड जो पेन और इन्फ्लेमेशन को हम रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड, तो उससे पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि हम पहले क्या करेंगे, मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ पेन क्या है, कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें किस तरह से ये पेन जो है ना ये महसूस होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास क्या है, ऑटोकॉइड्स एंड इकोसोनाइड्स है। अब ये क्या चीज़ है आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान है। The eicosanoids are chemical substance act as a signaling molecules derived from arachidonics fatty acids जो होते हैं, ठीक है। इकोसोनाइड्स हमारे पास क्या है, इकोसोनाइड्स हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स करते हैं। अब एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किस दौरान, जब पेन हो रहा होता है तो उसकी दौरान जो केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोसोनाइड्स कहते हैं, क्लियर। पेन के दौरान जो केमिकल सब्सटेंसेस एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोसोनाइड्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन के दौरान हमारे पास ये सिग्नलिंग क्यों होती है। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपके हाथ पे चोट लग गया है तो वहां से पेन का जो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, सिग्नलिंग रिसीव करेगा, वो ब्रेन को मैसेज देगा और वहां से वो फील करेगा, और फिर आपको जो है ना जिस तरह से वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होना इम्पॉर्टेंट है, और इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इकोसोनाइड्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी होती है कि इकोसोनाइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल्स में अगर हम देख ले तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये आपने याद रखनी है कि इकोसोनाइड्स कौन कौन से हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, जिस तरह हम उसको स्मॉल वर्जन में पीजीबी कहते हैं, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्रीन्स एंड लिपोक्सिन्स, ये हमारे पास क्या है, ये है इकोसोनाइड्स, क्लियर हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं व्हाट इज पेन। पेन क्या चीज़ है, दर्द क्या चीज़ होती है। पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसेशन, वो सेंसेशन, वो फीलिंग जो अनप्लेजेंट हो उसको हम पेन कहते हैं। फिर इसको क्लासिफिकेशन इसकी की गई है कि एक पेन होता है जो जिसे हम एक्यूट पेन कहते हैं, दूसरे को हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। एक्यूट पेन क्या चीज़ होती है, तो एक्यूट पेन टिपिकली, अब एक्यूट का मतलब आपने अगर पैथोलॉजी में स्टडी किया हो कि सडन होगा एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, तो यही मतलब है। क्रॉनिक का मतलब क्या है कि फॉर दी, ये हमारे पास शॉर्ट एंड सडन, क्लियर, और ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो आ रहा होता है, ठीक है।
तो एक्यूट पेन हमारे पास क्या है? एक्यूट पेन टिपिकली कम्स ऑन सडनली एंड हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन। सडनली आएगा और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आएगा। इट्स फ्रीक्वेंटली काज बाय डैमेज टू टिश्यू सच एज बोन मसल और ऑर्गन। अगर आपकी बॉडी में से टिश्यू को या बोन को या मसल या किसी भी ऑर्गन को तकलीफ पहुंच रही है या कोई डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा? उसकी वजह से एक्यूट पेन आएगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं क्रॉनिक पेन की तरफ। सो क्रॉनिक पेन लास्ट लॉन्गर देन एक्यूट पेन। इट्स यूजुअली एसोसिएटेड विद अ लॉन्ग टर्म इलनेस सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्रॉनिक पेन हमारे पास क्या है? क्रॉनिक पेन जो है ना वो लास्ट लॉन्गर देन होगा। मतलब लास्ट लॉन्गर का मतलब ये है कि बहुत टाइम के लिए होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन इसकी होगी। इट्स यूजुअली एसोसिएटेड विद अ लॉन्ग टर्म इलनेस सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। और जो ये क्रॉनिक पेन है ना, ये कब आएगा? जब आपको कोई लॉन्ग टर्म इलनेस हो। लॉन्ग टर्म इलनेस का मतलब ये है कि आपको ऐसी बीमारी हो जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो। मतलब बहुत टाइम से अगर आपको एक बीमारी है और उसकी वजह से कोई पेन हो रहा है तो उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जो जॉइंट्स वगैरह में जो क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी बीमारी है? ये क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक बहुत टाइम लेती है ठीक होने में, तो उसकी वजह से जो पेन होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक पेन कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूरोपैथिक पेन की तरफ और फिर उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेमेटरी पेन। अब ये जो है ना, ये क्रॉनिक पेन की सब टाइप्स है। क्रॉनिक पेन, फिर उसमें हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन एंड फिर इन्फ्लेमेटरी पेन। अच्छा, pain initiated are caused by a primary lesion or disease in the somatosensory nervous system। अगर कोई आपको सोमाटोसेंसरी नर्वस सिस्टम में कोई डिजीज हो गई है, मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें कोई प्राइमरी लेजन है। मतलब प्राइमरी लेजन का मतलब ये है कि डायरेक्टली आपका जो सोमाटोसेंसरी सिस्टम है ना वो इफेक्ट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। क्लियर? मतलब सोमेटोसेंसरी एरिया हमारे पास कौन सा है? आपने फिजियोलॉजी में स्टडी किया होगा, जो हमारा ह्यूमन कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोमेटोसेंसरी सिस्टम। जो सेंस को मतलब जो फील करता है, जो सेंस करता है बहुत सारी चीज़ों को, तो इसको हम सोमेटोसेंसरी एरिया कहते हैं। अगर आपकी सोमेटोसेंसरी सिस्टम में कोई डिजीज़ हो ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम फिर न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, क्योंकि आपकी ही जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपको क्या हो गई है? डिजीज हो गई। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सी टाइप्स में आ जाती है? क्रॉनिक पेन। अच्छा, अच्छा, लेजन जो है ना, लेजन असल में कहते हैं मतलब कोई मसला होना, कोई डिसऑर्डर होना। ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी पेन की तरफ। इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स। क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। एनी टाइप ऑफ इंजरी, a response given to any type of injury by the body is known as inflammation। ठीक है? लेकिन इन्फ्लेमेशन में दर्द भी होगा, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होगी। वो साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास अगर हम देख ले तो पेन हो गया, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, ये क्या चीज़ें हैं? ये है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी साइन एंड सिम्टम। तो इन्फ्लेमेटरी पेन क्या चीज़ होती है? पेन रिजल्टेड ड्यू टू एक्टिवेशन और sensitization of the nociceptive pain pathway by a variety of mediator released at the site of a tissue inflammation like appendicitis, rheumatoid arthritis। क्लियर है? मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेटरी पेन उसको हम कहते हैं जब उसमें कोई एक्टिवेशन या सेंसिटाइजेशन ऑफ द नोसिसेप्टिव पेन पाथवे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि नोसिसेप्टिव पेन पाथवे क्या चीज़ होती है? तो रिमेंबर वन थिंग, नोसिसेप्टिव क्या चीज़ है? नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स। ठीक है? और ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में। क्लियर है?
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो जब एक स्पेसिफिक पाथवे जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए और उसकी वजह से जितनी भी नोसिसेप्टिव जो जितनी भी एक्टिवेशंस ऑफ द मेडिएटर्स हैं ना वो इन्फ्लेमेशन कर ले, तो इसको हम इन्फ्लेमेटरी पेन कहते हैं। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें ना, तो इसका मतलब है कि वो पेन जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अब इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से हो जाती है। जब इंजरी हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन में कुछ मेडिएटर्स का मतलब क्या है? कुछ केमिकल्स हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक मैकेनिज्म परफॉर्म, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म की वजह से अगर कोई पेन हो रहा है ना, तो मतलब ये क्या है कि ये पेन किस वजह से हो रहा है? ये इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी पेन कहते हैं। और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एक है अपेंडिसाइटिस और दूसरा है हेमोराइड आर्थराइटिस। अच्छा, पेन रिसेप्टर्स, अब आ जाते हैं पेन रिसेप्टर्स के हवाले से कि पेन रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। सो पेन रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। ये आपको अभी क्लियर हो गया है कि नोसिसेप्टर्स किसे कहते हैं? जो रिसेप्टर पेन के लिए यूज हो ना उसको हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, रिसेप्टर्स किस चीज को कहते हैं? तो रिमेंबर वन थिंग, रिसेप्टर्स उस चीज को कहते हैं जो सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? वो सिग्नल रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल रिसीविंग कहते हैं, करते हैं, ठीक है। तो उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। सो पेन रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड नोसिसेप्टर्स, ये आपको याद होने चाहिए। मीन सेंसिटिव टू नॉक्शियस स्टिमुलाई। नॉक्शियस स्टिमुलाई का क्या मतलब है? पेनफुल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई किसे कहते हैं? चेंज को, किसी चीज में चेंज आना, किसी चीज की वजह से किस दूसरी एरिया पे चेंज आना। और नॉक्शियस का मतलब है कि खतरनाक, पेनफुल। Noxious stimuli are stimuli that elicit tissue damage and active nociceptors। क्या मतलब हुआ? noxious stimuli किसे कहते हैं? वो stimuli जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज क्या हो? एलिसिट का क्या मतलब है? वाकया होना, ठीक है ना। तो टिश्यू डैमेज अगर हो रहा है कोई स्टेमुलाई की वजह से, तो उसको हम नॉक्शियस स्टेमुलाई कहते हैं। और उसकी नॉक्शियस स्टेमुलाई की वजह से क्या होगा? नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं नोसिसेप्टर्स। सो नोसिसेप्टर्स आर रिसेप्टर दैट डिटेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम द डैमेज टिश्यू। नोसिसेप्टर्स क्या चीज़ होती है? वो रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द डैमेज टिश्यू। अब एक मिसाल के तौर पर डैमेज टिश्यू है और यहाँ पे रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डैमेज टिश्यू से जो सिग्नल्स आएंगे ना वो कौन रिसीव करेगा? ये नोसिसेप्टर्स रिसीव करेंगे। Clear? So remember the nociceptors. Nociceptors are receptors that detect signaling from the damaged tissue. Nociceptors are free nerve endings found in the skin, muscle, joint, bone and viscera. ये याद कर लो, इसको एक दफा देख लो। अच्छा, सो नोसिसेप्टर्स क्या चीज़ है? फ्री नर्व एंडिंग्स है, मतलब इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगी, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? स्किन पे, मसल्स पे, जॉइंट्स पे, बोन्स और विजरा, जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। तो ये वो सारा मैकेनिज्म है, बेसिक एनाटॉमी ऑफ द नोसिसेप्शन। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ये मारा है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सिग्नल्स जाएंगी और वो सिग्नल्स यहाँ पे फिर जूम किया गया, ये हमारे पास ये एरिया को जूम किया गया है। तो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ये आपको नजर आ रहा है ना? ये क्या है? ये नोसिसेप्टर्स है, फ्री नर्व एंडिंग, ओपन नर्व एंडिंग्स क्या है? नोसिसेप्टर्स है। क्लियर? अच्छा, ये तो हमारे पास वो क्या है? हेयर्स है। क्लियर है? तो यहां से ये पाथवे इस तरह आएगा, क्लियर है, और ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ। तो ये इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म होता है कि नोसिसेप्टर, मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे पेन फील हो गई ना,
तो वो वहाँ क्यों फील हुई, क्योंकि यहाँ पे ये नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये नोसिसेप्टर से ये पाथवे जो है ना एक्टिवेट होगा, यहाँ से ये सारा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक एनाटॉमी रिलेटेड टू द नोसिसेप्शन। ये यहाँ पे आप देखो, मिसाल के तौर पर ये कील जो है ना ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर इंजरी है ना, तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे तो रेड है, ये वाली, ठीक है ना। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये येलो कलरेशन में आपको नज़र आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ये नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है ना। तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। फ्री नर्व एंडिंग्स का क्या काम होगा, नर्व का क्या काम होता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो यहाँ से ये पेन फील हो रहा है ना, तो ये यहाँ से आएगा कहाँ पे, ये इस तरह से जो है ना, मतलब ये सारा प्रोसेस एक्टिवेट होगा टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद ब्रेन, और ये सारा मैकेनिज्म इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। पेन हमको इस तरह से जो है ना फील होती है। अगर ये नोसिसेप्टर्स और ये फ्री नर्व एंडिंग नहीं होते तो फिर हमको पेन फील नहीं होता। आपने देखा होगा जो फालिज वाले लोग होते हैं ना, जिसको मतलब वो एक हाथ फालिज में जो है ना इन्वॉल्व होता है, उसको फालिज हो गई होती है, तो वहाँ पे उनको पेन फील नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व होते हैं ना वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से कोई पेन वगैरह फील नहीं करता। अच्छा, ये वही मैकेनिज्म है, ये आसान सा एक मैकेनिज्म है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे ट्रॉमा आ गई है, कोई इंजरी वगैरह, ये पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स है, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब ये है कि जो अदर देन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो बॉडी में स्प्रेड हो गए होते हैं उसको हम पेरिफेरल कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स है। यहाँ से ये सारा मैकेनिज्म इस तरह से जो है ना ये यहाँ पे आएगा, फिर उसके साथ ये ब्रेन के साथ, और इसके बाद ये इस तरह से ये रिस्पॉन्स शो होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक और मैकेनिज्म भी दिया गया है, खैर वो आपके रिलेटेड नहीं है, वो एनेस्थेटिक रिलेटेड है। जब हम एनेस्थीसिया को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये हो जाएगा। जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पाथवे है ना ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर ट्रॉमा वगैरह कोई हो गया है तो हम वहीं एरिया पे, मिसाल के तौर पर ये हैंड है और वहाँ पे कोई स्टिच वगैरह हम लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एनेस्थेटिक दे देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो जब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो ये जो नर्व की जो मैकेनिज्म है ना ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, तो फिर हमको पेन फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ से वो सिग्नल्स जो है ना वो ब्रेन की तरफ नहीं जा रहे। क्लियर है। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। हमको ये तो पता है कि अगर हम पेनाडोल खाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो पेन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए फार्माकोलॉजिकल स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या चीज़ है। तो मैकेनिज्म सिंपल है, प्रेफरल नोसिसेप्टर्स है, प्रेफरल नोसिसेप्टर्स पे पेन फील होगा, कुछ मेडिएटर्स रिलीज होंगे, अब उसके बाद मेडिएटर्स के साथ क्या करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि पेन किस तरह से फील होता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व इन द पेन ट्रांसमिशन, कौन कौन से नर्व फाइबर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं इन द पेन ट्रांसमिशन। पेन ट्रांसमिशन का क्या मतलब है कि एक एरिया से एक एरिया पे पेन हो रहा है तो वो ब्रेन की तरफ किस तरह से जाएगा। क्लियर है। तो कुछ नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब नर्व फाइबर्स क्या चीज़ है, तो नर्व को तो आप जानते होंगे, लेकिन आपने एक्सॉन एंड डेंड्राइट का तो नाम सुना होगा ना। उसको हम क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स कहते हैं। एक्सॉन का काम क्या है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी सिग्नलिंग ट्रांसफर करेगा। डेंड्राइट का काम क्या है, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। क्लियर है। तो नर्व फाइबर्स हमारे पास कौन कौन से है, एक है अल्फा फाइबर्स, दूसरा है हमारे पास सी फाइबर्स। अब अल्फा फाइबर्स जो है ना वो डिवाइड हुए हैं अल्फा बीटा फाइबर्स और अल्फा डेल्टा फाइबर्स। क्लियर है। तो ये अभी आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, पहला जो हमारे पास है वो क्या है, अल्फा बीटा फाइबर्स।
तो ये हमारे पास लार्ज फाइबर्स है साइज में। माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड अब आपको पता होना चाहिए कि माइलिनेटेड का क्या मतलब है। माइलिनेटेड का मतलब ये है जिसकी ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और माइलिन शीट जिस पे प्रेजेंट होती है तो उसमें इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है ना, इम्पल्स ट्रांसमिशन बहुत तेज होती है, ये आपने याद रखना। ठीक है। अच्छा, फास्ट कंडक्टिंग क्यों है? क्योंकि माइलिनेटेड है। कंडक्शन का सिस्टम याद है ना आपको, फिजियोलॉजी में आपने स्टडी किया होगा कि कंडक्टिंग सिस्टम हमारे पास जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम एक्सॉन टू द फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। ठीक है। तो जिसके ऊपर माइलिनेटेड शीट, माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, उसकी फास्ट कंडक्शन होती है। लो स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड, लो स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अगर कम मकदार में भी कोई स्टेमुलाई आ जाए, कोई चेंज, ठीक है, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको डिटेक्ट करेगा। मतलब सिंपली ये है कि इसकी जो डिटेक्शन है ना, डिटेक्शन वो वो फास्ट है। क्लियर है ना? तो ये आपने याद रखना है। अब ये अल्फा बीटा फाइबर्स जो है ना, ए बीटा फाइबर्स, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास रिस्पॉन्ड करेंगे कौन से स्टेमुलाई को? रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड टच। जो लाइट और टच के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो कौन देगा? वो अल्फा बीटा फाइबर्स देंगे। मिसाल के तौर पर आपको लाइट की वजह से या टच की वजह से कोई मतलब रिस्पॉन्स शो हो रही है ना, तो वो जो फीलिंग हो रही है वो कौन सी फाइबर्स कर रही है? वो अल्फा बीटा फाइबर्स कर रही है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं ए डेल्टा फाइबर्स की तरफ। तो ये हमारे पास है स्मॉल लाइट माइलिनेटेड। क्लियर है? लाइट माइलिनेटेड, लाइट माइलिनेटेड का क्या मतलब है कि फुली माइलिनेटेड नहीं है। अब ये अगर फुली माइलिनेटेड नहीं है तो उसकी कंडक्शन भी क्या होगी? स्लो होगी। इसकी रिस्पॉन्स जो है ना, वो कौन कौन सी स्टेमुलाई को शो होगी? तो रिस्पॉन्ड टू द हीट, प्रेशर, कूलिंग एंड केमिकल्स। जब आपकी बॉडी कांटेक्ट में आएगी हीट के साथ, प्रेशर के साथ, कूलिंग के साथ या किसी केमिकल्स के साथ, तो इसकी वजह से ये वाले फाइबर्स जो है ना वो रिस्पॉन्स करें। क्लियर है? ये वाले फाइबर उसको फील करें। अच्छा, शार्प सेंसेशन ऑफ पेन। शार्प सेंसेशन का क्या मतलब है? शार्प सेंसेशन, अगर कोई छुरी वगैरह या कोई शार्प जो ऑब्जेक्ट है वो आपको चुभ रहा है, तो उसको जो पेन उसकी वजह से होगा, वो कौन से फाइबर्स उसको फील करेंगे, कौन से फाइबर्स उसको ट्रांसमिट करेंगे, उसकी ट्रांसमिशन कौन से फाइबर्स करेंगे? वो है एयर डेल्टा फाइबर्स। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं सी फाइबर्स की तरफ। तो सी फाइबर्स हमारे पास क्या है? स्मॉल है एंड अनमाइलिनेटेड। स्मॉल भी है, अनमाइलिनेटेड भी है। अब इसकी कंडक्शन क्या होगी? वेरी स्लो। ये इसमें से एक आपको अगर याद हो ना तो काम हो जाएगा। मतलब अगर स्मॉल और अनमाइलिनेटेड है ना, तो इसकी कंडक्शन स्लो होगी। अगर माइलिनेटेड और लार्ज है तो उसकी कंडक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। ये बस आपने सिंपली याद करना। अच्छा, रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलाई। ये रिस्पॉन्स करेगा, इसकी कंडक्शन वगैरह स्लो है, अनमाइलिनेटेड है, लेकिन इस तरह नहीं है कि ये बेकार में बैठा हुआ है, नहीं, इसका कुछ रिस्पॉन्स होगा, ये कुछ काम करेगा। रिस्पॉन्स क्या होगा? ये रिस्पॉन्स करेगा नॉक्शियस स्टिमुलाई को। नॉक्शियस स्टिमुलाई क्या होती है? वो स्टिमुलाई जो आपके टिश्यू में कोई डैमेज वगैरह ला रही है, तो उसको रिस्पॉन्स कौन करेगा? उसको फील कौन करेगा? सी फाइबर्स करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ट्रांसमिट प्रोलॉन्ग डल पेन। जो डल पेन वगैरह होती है ना, उसको ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर? रिक्वायर हाई इंटेंसिटी स्टिमुलाई टू ट्रिगर ए रिस्पॉन्स। अब ये मतलब ये इतने एक्टिवेटेड नहीं होते, इसके लिए कोई हाई इंटेंसिटी स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है। मतलब हाई इंटेंसिटी स्टिमुलाई में जिस तरह अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गए, आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गए, या मिसाल के तौर पर ऐसी स्टिमुलाई जो लार्जर हो, ठीक है, उसकी डैमेजेस ज़्यादा हो, तो उसको कौन फाइबर्स जो है ना रिस्पॉन्ड करेंगे? सी फाइबर। मिसाल के तौर पर आप पेन वगैरह ले ले और अपने पेन को आप अपनी स्किन के ऊपर रख दे और उसे जोर दे, तो आपको पेन फील होगा ना? क्लियर है? तो अगर आप स्लोली भी कोई शार्प चीज़ वहाँ पे रखेंगे अपनी स्किन की, मिसाल के तौर पर ये एक स्किन है,
और यहाँ से आपने जो है ना इसको मतलब आप अपने आप को पेन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वो इतनी हाई इंटेंसिटी पेन नहीं है, तो इसके लिए ये फाइबर्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर कुछ ऐसी डैमेजेस वगैरह आ रही है कि इस यहाँ पे ये स्किन वगैरह सारा ख़राब हो रहा है, तो फिर कौन सी फाइबर्स उसको रिस्पॉन्ड करेंगी? सी फाइबर्स रिस्पॉन्ड। अच्छा, डबल पेन सेंसेशन। अब डबल पेन सेंसेशन क्या चीज़ होती है? तो ये आपने ये आसान है। टू सेपरेट पेन सेंसेशन इन शॉर्ट टाइम इंटरवल। फास्ट पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय ए डेल्टा फाइबर्स एंड इज फॉलोड सेवरल सेकंड्स लेटर विद अ स्लो ट्रांसमिटिंग पेन इंफॉर्मेशन कैरिड बाय सी फाइबर्स। ये कह रहे हैं कि कभी कभार इस तरह पेन भी होता है जिसे हम डबल पेन सेंसेशन कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि जिसमें ए डेल्टा फाइबर्स प्लस सी फाइबर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब पेन आ जाती है ना, तो फर्स्ट जो है ना वो कौन रिस्पॉन्स करेगा? ए डेल्टा फाइबर्स, और फिर उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना सी फाइबर्स अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इसको हम कहते हैं डबल पेन सेंसेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। ये ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, हम इसको थॉरली जो है ना पैथोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी इन्वॉल्व होना इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेशन इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी। इन्फ्लेमेशन इन बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या मतलब है कि रिस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ इंजरी इज़ नोन एज इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो ये या तो कोई इंजरी वगैरह आ गई होगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वो सारा एक्टिव रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। अब इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है? इट इज़ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। ये बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स, क्लियर है ना, ये बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स। अब कौन कौन से ऐसी इंजरीज हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट होगा? तो अगर हम फिजिकल में देख लें, तो फिजिकल में हमारे पास क्या है? बर्न्स, आपकी कोई एरिया जल गई हो, फ्रॉस्ट बाइट वगैरह, इसको हम कहते हैं कि मतलब अगर बर्फ़ की वजह से या कोई सर्द चीज़ की वजह से आपने आपने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। आपने देखा होगा ना, फ्रिज वगैरह में हम बर्फ़ वगैरह रखते हैं तो हम उसको ज़्यादा देर तक अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो हाथ होते हैं ना, उसको क्या हो जाता है? फ्रॉस्ट बाइट, क्लियर है ना। तो किसी सर्द चीज़ या कोई मतलब कूल चीज़ की वजह से अगर आप कोई इंजरी हो रही है तो उसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। या कोई फिजिकल इंजरी का क्या मतलब है? हाथ टूट गया है, पाँव टूट गया है, कोई मतलब आपने आप छलांग लगा रहे थे और आपका जो बॉडी फ्रैक्चर आ गई है, इसको हम कहते हैं फिजिकल इंजरी। आपने छुरी के ज़रिए अपने हाथ को काट दिया है, तो इसको हम फिजिकल इंजरीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल में हमारे पास क्या है? इन्फेक्शन बाय पैथोजन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन का क्या मतलब है? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर कोई वो हो गई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको भी इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो। अच्छा, इसके बाद केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह लाइक स्नैक वेनम, सांप ने काट दिया हो, या कोई टॉक्सिकेंट्स, कोई बंदा जो है ना वो सुसाइड कर रहा है, या मतलब वो जो है ना बहुत ही अपनी लाइफ से तंग आ गए और उसने क्या कर दिए, उसने कोई ऐसे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है ना वो खा लिए हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया है? इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, तो इसकी वजह से भी होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिकेंट्स कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, तो ये सारे वो इंजरीज है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर इस इन्फ्लेमेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक, जिसको हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। अच्छा, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होंगे, किस तरह से आपको पता चलेगा? मिसाल के तौर पर आप एक नर्स है, डॉक्टर है, पैरामेडिक है, एलाइड हेल्थ वर्कर है, जो भी है आप, आपको किस तरह से पता चलेगा? आपके घर में कोई इंजरी वगैरह हो गई है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे अब क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो रिमेंबर वन थिंग, पहला जो साइन होगा वो है पेन। द इन्फ्लेम्ड एरिया इज लाइकली टू बी पेनफुल। जो इन्फ्लेम एरिया है ना, वो क्या होगा? वो पेनफुल होगा।
केमिकल दैट स्टिमुलेट नर्व एंडिंग आर रिलीज मेकिंग द एरिया मच मोर सेंसिटिव। क्या मतलब हुआ कि जो केमिकल्स वहाँ पे रिलीज हुए हैं वो नर्व एंडिंग्स के ऊपर रिलीज हुए हैं ना, तो वो क्या करेंगे, उस एरिया को मोर सेंसिटिव करेंगे। तो आपने देखा होगा जो एरिया, मिसाल के तौर पर अगर हम जो है ना, एक एरिया हमारी इंजरी इंजरी कोई हो गई है, तो जब दूसरा बंदा उसको टच करता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको टच ना करो, बहुत पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज हो गए होते हैं। वो कौन से केमिकल्स होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और आगे भी डिस्कस